ये कहानी है वसंत कुंज गांव के एक कोने में छुपा झोपड़ी का, जहां कमला देवी नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही समझदार और मेहनती इंसान थी। कमला देवी का एक बेटा था जिसका विवाह कुछ साल पहले ही हुआ था, लेकिन उनका कोई औलाद नहीं था। रघु और नीलम थोड़े लालची और घमंडी किस्म के थे। एक दिन कमला देवी और रघु दोनों बाहर बैठे हुए थे। तभी कमला देवी की बहू नीलम आती है और बोलती है, क्या बातें चल रही है माँ बेटे में? आज दोनों बहुत ही खुश लग रहे हैं। हाँ, नीलम बहू, इस बात से तो खुशी भी हो रही है कि मेरा बेटा शहर जाकर काम करेगा, लेकिन दुख इस बात से भी लग रही है कि वह हमारे साथ यहाँ नहीं रहेगा। लेकिन माँ जी, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? ये हमसे मिलने तो 1-2 हफ्ते में आते रहेंगे और फोन से तो हमेशा बात होते रहेगी। सुबह होते ही रघु शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है, मैं बीच बीच में आप दोनों से मिलने के लिए आता रहूंगा नीलम। तुम अपना भी ख्याल रखना और माँ का भी अच्छे से ख्याल रखना। उनका दवाइयाँ टाइम पर देते रहना और माँ को कोई भी काम मत करने देना, ठीक है? मैं अभी चलता हूँ। रघु वहां से शहर जाने के लिए निकल जाता है और वह एक कंपनी में काम करने लगता है। एक दिन कमला बाहर में अकेले बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। मेरा रघु बेटा यहाँ था तो कितना अच्छा लगता था। बहू तो अपने कामों में व्यस्त रहती है। उसके जाने के बाद अब तो ऐसा लगता है कि यह घर काटने को दौड़ रही हो। पता नहीं मेरा बेटा कब आएगा। नीलम बहू, जरा मेरी दवाइयां ला देना तो। आजकल पता नहीं क्यों मेरे पैरों में इतना दर्द होता है। जी माँ जी, मैं बस अभी लेकर आई। नीलम अंदर जाती है और कमला देवी का कुछ दवाइयां लेकर बाहर आती है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन नीलम कपड़ा धो रही थी और कमला देवी बाहर में बैठी हुई थी। बहू आज सुबह से तो दिन भर काम कर रही है। मैं भी जरा जाकर उसका हाथ बटा देती हूँ, थोड़ा उसको भी आराम मिलेगी। यह बोलकर कमला देवी अंदर जाती है और घर का पूरे अच्छे से झाड़ू और पोछा लगा देती है। एक दिन कमला देवी बाहर बैठी हुई थी, तभी नीलम को आवाज लगाती है। नीलम बहू, जरा मेरी दवाइयां ला देना तो। आजकल पता नहीं क्यों मेरे पैरों में इतना दर्द होता है। इस दर्द की वजह से अब मुझसे चला भी नहीं जाता है। पता नहीं यह बुढ़िया अपने आप को क्या समझती है। दिन भर कुछ न कुछ काम बताते रहती है। अब इस बुढ़िया से मुझे बहुत चिढ़ होने लगी है। जब देखो तब काम ही बताते रहती है। यह सब बातें नीलम अपने आप से कर रही होती है। तभी रघु वहां अचानक आ जाता है। अरे रघु जी, आप यहाँ अचानक कैसे? सब ठीक तो है ना? नीलम, कुछ ठीक नहीं है। मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था, उस फैक्ट्री में आग लगने की वजह से काम बंद कर दिया गया और उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। इसलिए उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। क्या कहा आपने? उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया? तो आप खाली हाथ वापस क्यों लौटे? नीलम पहले से ही गुस्से में थी और रघु की बातें सुनकर और आग बबूला हो जाती है और बोलती है, एक तो मैं इस बुढ़िया से परेशान हूँ। जब देखो बस बैठे रहती है और सारा दिन काम फरमाते रहती है। नीलम, तुम तो समझदार हो, फिर ऐसी बातें सोच भी कैसे सकते हो?
नहीं रघु जी, आज आपको फैसला करना ही होगा और दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, वरना मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। नीलम की ऐसी बातें सुनकर रघु उसके बहकावे में आ जाता है और अपनी माँ के पास जाता है। रघु को ऐसे अपने पास अचानक देखकर कमला देवी बहुत खुश हो जाती है। अरे रघु बेटा, तुम कब आए? हाय मेरा बेटा, कितना पतला हो गया है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन अब आप इस घर में नहीं रह सकते। आप इस घर को छोड़कर यहां से बहुत दूर चले जाओ। तुम्हें क्या हो गया है रघु बेटा, जो आते ही तुम मुझसे इस तरह से बहकी बहकी बातें कर रहे हो? इस उम्र में मैं भला इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? तभी नीलम अंदर से आती है और बोलती है, नहीं रघु जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? घर से निकाल देने पर यह वापस फिर से आ जाएगी, इसलिए इसे घने जंगलों के बीच ले जाकर जला दीजिए, जिसे यह कभी भी इस घर तक वापस नहीं आ पाएगी। तभी कमला देवी निराश मन से बोलती है, ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों को इसी में खुशी मिलती है तो मैं इस घर को छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। रघु अपनी माँ को घने जंगलों के बीच ले जाता है और कुछ सूखी हुई पत्तियां इकट्ठा करता है और उन पत्तों से कमला देवी को ढक देता है। उसके बाद वह माचिस निकलने के लिए जेब में हाथ जैसे ही डालता है और वह कमला देवी से बोलता है, माँ, मैं तो माचिस लाना ही भूल गया। तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी माचिस लेकर आता हूँ। यह बोलकर रघु माचिस लेने के लिए घर चला जाता है। तभी कमला देवी उस पत्तों में से निकलकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद रघु माचिस लेकर आता है और उन पत्तों के ढेर को जला देता है और वह घर चला जाता है। क्या हुआ जी, आपने माँ जी को जला दिया ना? हाँ नीलम, मैंने उसे अपनी आंखों से जलते देखा। कमला देवी वहां से निकलकर जाने लगती है। वह चलते चलते बहुत दूर चली जाती है। हे भगवान, मुझसे पिछले जन्म में क्या गलती हुई थी जो आपने मुझे ऐसी औलाद दी? मैंने उसको कितने नाजों से पाला था और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी मुझे ये दिन भी देखने होंगे। कमला देवी अपने रास्ते जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं। रुक जाओ, तुम उस रास्ते से नहीं जा सकती। उस रास्ते से जो भी इंसान जाता है वह कभी जिंदा वापस नहीं आता। अच्छा हुआ बाबा कि आप मुझे मिल गए। बाबा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। यह बोलकर कमला देवी बाबा को सारी बातों को बताती है। तभी बाबा बोलते हैं, मुझे सब पता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। बस तुम इस रास्ते से सीधे पूरब दिशा की ओर चली जाओ और 4 साल बाद तुम फिर से मेरे पास वापस आना। मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। कमला देवी वहां से सीधे पूरब दिशा की ओर चली जाती है और दूसरे देश में जाकर रहने लगती है। इसी तरह 4 साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन कमला देवी फिर साधु बाबा के पास जाती है तो देखती है कि साधु बाबा उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तभी साधु बाबा भी कमला देवी को देखते हैं और बोलते हैं, आओ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। यह बोलकर बाबा कमला देवी को कुछ बातें बताते हैं और एक बाल्टी सोना देते हैं। तुम यहाँ से सीधे अपने घर जाना और मैंने जैसा जैसा बताया है तुम बिल्कुल वैसा ही करना। ठीक है बाबा,
आपने जैसा जैसा बताया है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अब मैं चलती हूँ। यह बोलकर कमला देवी अपने घर की ओर जाने लगती है। घर पहुंचते पहुंचते उसे रात हो जाती है। फिर कमला देवी अपने घर में आवाज लगाती है। रघु बेटा, ओ रघु बेटा, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। उसी वक्त रघु और नीलम दोनों गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तभी अचानक रघु के कानों में वह आवाज सुनाई देती है, तो उस आवाज के वजह से उसकी नींद खुल जाती है और वह उठकर बैठ जाता है। नीलम, ओ नीलम उठो ना, शायद हमें कोई आधी रात को आवाज लगा रहा है। तभी नीलम नींद में ही बोलती है। क्या रघु जी, जाने दीजिए ना, जो कोई भी हो, मुझे बहुत जोरों की नींद लग रही है। अब आप भी चुपचाप से सो जाओ। नीलम, जरा सुनो तो, ये आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। तभी कमला देवी फिर से आवाज लगाती है। रघु बेटा, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो और मुझे कितना इंतजार करवाओगे? कमला देवी की यह बातें सुनकर नीलम डर के मारे उठकर बैठ जाती है और बोलती है। रघु जी, ये तो माँ जी की आवाज है, पर वो तो मर चुकी है ना। कहीं वो हमें भूत बनकर डराने तो नहीं ना आई है? तभी बाहर से फिर आवाज आती है। रघु बेटा, जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझसे अब इतना सारा सोना का वजन उठाया नहीं जा रहा है। सोना का नाम सुनते ही नीलम उठकर खड़ी हो जाती है और सीधे जाकर दरवाजा जैसे ही खोलती है। कमला देवी के हाथ में बहुत सारा सोना देखकर वह चौंक जाती है। अरे बाप रे बाप, इतना सारा सोना! पर माँ जी, रघु जी ने तो आपको घने जंगलों के बीच ले जाकर जला दिया था, पर आप वापस कैसे आए? और वो भी साथ ने इतना सारा सोना लेकर। तभी बाबा ने जैसा जैसा बोलने को कहा था, कमला देवी उन दोनों को वैसा ही बताने लगती है। मैं भला वापस कैसे नहीं आती? रघु ने मुझे सूखी हुई पत्तों से जलाया था, इसलिए मैं इतना सारा सोना लेकर आई। अगर वो मुझे लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठरों से जलाया होता तो मैं आज इससे 4 गुना सोना लेकर आती। कमला देवी अपनी बात बता रही होती है, तभी नीलम अपने सोच में पड़ जाती है। रघु जी ने तो माँ जी को सूखी पत्तियों से जलाया था, तो वे इतना सारा सोना लेकर आई। अगर रघु जी ने मुझे लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठरों से जलाया, तो मैं माँ जी से 4 गुना सोना लेकर आऊंगी और मैं इस राज्य में सबसे अमीर बन जाऊंगी। ये सोचते हुए नीलम रघु से बोलती है। रघु जी, आपने तो माँ जी को सूखी हुई पत्तों से जलाया था, तो वे इतना सारा सोना लेकर आई। अगर मुझे भी आप लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठरों से जलाओगे ना, तो मैं भी माँ जी की तरह उसे 4 गुना अधिक सोना लेकर आऊंगी। हाँ नीलम, तुम तो बिल्कुल सही बातें बोल रही हो। आप मुझे भी जल्दी से ले चलिए ना जलाने के लिए। अब मुझसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया जा रहा है। तभी कमला देवी मन में सोचती है। जाओ बेटा, अब यही एक आखिरी उम्मीद बची हुई है तुम दोनों को सुधारने का। अब हमें बिल्कुल भी लेट नहीं करनी चाहिए रघु जी। यह बोलकर नीलम रघु को उसी जगह ले जाती है और बोलती है। आप मुझे जल्दी से जला दीजिए, और हाँ, लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठरों को देना बिल्कुल भी मत भूलना, वरना सोना ज्यादा नहीं मिल पाएगी। रघु नीलम को जला देता है और वह घर चला जाता है। इसी तरह 4-5 साल बीत जाते हैं। रघु हर रोज
आंगन में बैठकर नीलम का इंतजार करता है, पर नीलम वापस नहीं आती। ऐसे ही और 1 साल गुजर जाते हैं। तभी रघु मन में बोलता है, माँ तो 4 साल में ही वापस आ गई थी, पर नीलम को गए हुए आज 6 साल हो गए, फिर भी अभी तक वापस नहीं आ रही है। मैं माँ से एक बार जाकर पूछ लेता हूँ, शायद उन्हें पता हो। यह सोचकर रघु कमला देवी के पास जाता है और पूछता है, माँ, मुझे तो अब बहुत ही चिंता हो रही है। नीलम को गए हुए 6 साल बीत गए, पर वो अब तक नहीं लौटी। माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अब कभी वापस ही ना आए? बेटा, तुमने कहाँ देखा है कि मारा हुआ इंसान कभी वापस आता है? अब वह जलकर राख हो चुकी है। अब वह वापस कभी नहीं आ सकती। क्या? पर माँ, आप भी तो मर गई थी, फिर आप वापस कैसे आई? बेटा, उस दिन की बात तुम्हें याद है जब तुम अपने साथ माचिस ले जाना भूल गए थे? उसी वक्त मैं वहां से निकलकर दूसरे देश चली गई थी, पर मुझे वहां कोई काम नहीं मिल रहा था। किसी तरह मैंने वहां 4 वर्ष गुजारा। उन दिनों की बातें याद करने से मुझे आज भी रोना आ जाता है। कमला देवी की बातें सुनकर रघु को धक्का सा लगता है और वह कमला देवी से बोलता है, माँ, आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। मैं नीलम के बहकावे में आकर मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था। मैंने उस दिन जो कदम उठाया था, उससे मुझे दुख हो रहा है। मुझे माफ कर दो माँ। आज के बाद मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। रघु बेटा, अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता। जो होना था वो हो गया। हाँ माँ, मेरी उस गलती की वजह से आज नीलम भी नहीं रही, पर अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता। यह बोलकर रघु बहुत पछताता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहां वही साधु बाबा प्रकट होते हैं और बोलते हैं, बेटा, तुमने अपनी माँ को बहुत दुख दिया है, इसलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। तुम्हारी पत्नी जिंदा है और उसे कुछ नहीं हुआ है। मैंने अपनी शक्ति से उसे उस दिन ही वहां से गायब कर दिया था। क्या आप सच बोल रहे हैं बाबा? नीलम जिंदा है? हाँ बेटा, वह जिंदा है और मैंने उसे ऐसी जगह भेज दिया था कि अब वह भी सुधर गई है। यह बोलते ही बाबा नीलम को वापस ले आते हैं और बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। मान जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, पर मैं अब सुधर गई हूँ। मैं भला तुम दोनों को माफ कैसे न करूं? मेरी जान तुम दोनों में ही बसी है। अब बातें ही करते रहोगे या चाय भी पीनी है? जी माँ जी, आप दोनों बातें करिए। मैं बस अभी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेकर आई। नीलम रसोई में जाती है और चाय लेकर आती है। उसके बाद तीनों मजे से बैठकर चाय पीते हैं